बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक मदन नाम का किसान रहता था, जो अपनी पत्नी चंपा के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता था। एक दिन की बात है, चंपा चूल्हे पर खाना बना रही थी और मदन पास में बैठा चंपा से बातें कर रहा था। तभी बाहर से एक आवाज आई। अरे ओ मदन, कहाँ है? बाहर निकल। जब देखो तब घर के अंदर मरा पड़ा रहता है। सुनो जी, कोई बाहर बुला रहा है, जाओ देखो कौन है। चंपा की इतनी बात सुनकर मदन घर के बाहर आता है और देखता है कि गांव का सेठ धनीराम अपने नौकर रामू के साथ उसके घर के सामने खड़ा है। जी सेठ जी, बताइए क्या हुआ? आज बड़े सवेरे सवेरे मेरे घर आ गए। मैं तो सोच में पड़ गया हूँ। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? बताते तो मैं ही घर आ जाता। मुझे सुबह सुबह किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? आज मजबूरी में तुम्हारे घर आया हूँ। तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे। बोलो, वो पैसे कब चुकाओगे? सेठ जी, पर मैंने तो सारे कर्ज 1 महीना पहले ही दे दिए। अब 1 रुपए भी उधार नहीं है आपके। तो भला किस पैसे की बात कर रहे हैं आप? अरे तुमने केवल पैसों का मूलधन दिया है, उसका ब्याज कौन देगा ये बताओ पहले। तुम इतने साल बाद पैसे दिए, उसका ब्याज भी तो लगेगा। और इतने दिन का ब्याज 5 गुना हो गया है। तुम्हें 5 गुना पैसे देने होंगे। क्या बोल रहे हो सेठ जी? ब्याज? वो भी 5 गुना? पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं आपको 5 गुना ब्याज दे पाऊं। अगर पैसे नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा खेत, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने का और टाइम देता हूं। मेरा सारा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर धनीराम सेठ वहां से चला जाता है और जाते जाते रास्ते में अपने साथ लाए नौकर रामू से कहता है। सुन रे रामू, मदन ने मुझे मनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखना, इसका सब कुछ हड़प लूंगा और इसकी अकड़ भी खत्म कर दूंगा। इसलिए कुछ ऐसा करो कि इसके साथ साथ गांव के और भी लोग मुझसे डरे। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? कौन आया था और किस चीज की बात कर रहा था जिससे आप इतने उदास हो गए? किसी को कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं चंपा, सब कुछ ठीक है। दरअसल धनीराम सेठ आया था और पैसे मांग रहा था। बोल रहा था जो पैसे उधार लिए थे उसका 5 गुना ब्याज लगेगा। अब तुम बताओ चंपा, किसी तरह मेहनत करके हमने उसका मूलधन दे दिया और जो थोड़ा बहुत ब्याज था उसको भी दे दिया। अब ये लालच करके 5 गुना ब्याज मांग रहा है। बोलो, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? हे भगवान, ये सब क्या सुनना पड़ रहा है? किसी तरह मेहनत मजदूरी कर हम अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं और कोई ना कोई मुसीबत आप डाल ही देते हो। अब बोलो, सेठ को इतने पैसे कहां से दें? घर में खाने को दाने नहीं हैं। चंपा, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। सेठ को क्या लगता है कि वो अपने मन की करेगा? मैं उससे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। और हाँ, तुम किसी बात को लेकर परेशान बिल्कुल भी ना रहो। मैं खेत जाता हूँ और खूब मेहनत करूँगा। भगवान की कृपा हुई तो इस बार फसल अच्छी होगी। इतना बोलकर मदन तुरंत खेत के लिए निकल पड़ता है। मदन जिस रास्ते से होते हुए खेत जा रहा था, उसी रास्ते पर एक मंदिर पड़ता था। मदन वहां पर रुककर रोज पंडित जी से थोड़ी बातें करता था। पंडित जी प्रणाम। और बताइए, तबीयत पानी सब ठीक है ना? हाँ बेटा मदन, सब बढ़िया है। भला मुझे क्या होगा? सब भगवान की कृपा है। जो कुछ भी भगवान करेगा वही होगा। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता। हम सब तो उस भगवान के कठपुतली हैं, उसके ही इशारे पर नाचते हैं। हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम सब उस भगवान की कठपुतली है ही, लेकिन कभी कभी भगवान हम सबको भूल भी जाता है कि हम सबको बनाकर भेज तो दिया है,
लेकिन ये नहीं देखता कि कितनी मुसीबत में है, कितने दुख हैं। ये सब उसको नहीं दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं मदन, तुम गलत हो। तुमको लगता है कि सबसे बड़ी मुसीबत तुम्हारे घर में है, जो कि ऐसा नहीं है। तुम बाहर निकालो और देखो, लोग तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। वे सब फिर भी खुशी खुशी रहते हैं। इसलिए तुम अपने दुख को साइड में रखकर खुशी की तलाश करो। भगवान जरूर तुम्हारी सुनेगा। हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे थोड़ी बातें क्या कर ली, मेरा तो मन हल्का हो गया। अब मैं खेत निकल जा रहा हूँ। इतना बोलकर मदन खेत चला जाता है। खेत में खूब मेहनत करता है। सुबह से शाम हो गई और फिर मदन अपने घर वापस आ जाता है। और सो जाता है। लेकिन उधर धनीराम सेठ रामू से एक साजिश की बातें करने लगता है। रामू, आज रात हम सब चोरी करेंगे, और वो चोरी किसी के घर नहीं बल्कि गांव के मंदिर में करेंगे। मैंने आते जाते देखा है कि लोग उसमें खूब पैसा चढ़ाते हैं और सोने चांदी के आभूषण भी है। तो क्यों ना आज रात हम उसे चुरा ले। पर मालिक, मंदिर से कुछ चुराना पाप है। फिर भी इसे जानकर चोरी क्यों करेंगे? आपका मकसद क्या है? क्या मैं जो सोच रहा हूं आप वही करना चाहते हैं? रामू, तू आखिरकार मेरा असली नौकर ही है। तू मेरी मन की बातें जान लेता है। हाँ, मैं मदन की बात कर रहा हूं। मैंने सुना है कि मदन रोज सुबह सुबह इस मंदिर के सामने से होकर अपने खेत जाता है। ठीक इसीलिए हम सब मंदिर की चोरी करेंगे और इस चोरी का इल्जाम मदन पर लगा देंगे। अब चलो मेरे साथ उस मंदिर में चोरी करने, और फिर सुबह जो होगा उसे देखते रह जाओगे। इतना बोलकर सेठ और उसका नौकर मंदिर में चोरी करने चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर में सारा सोना पैसा चुराकर अपने घर वापस लौट आते हैं और सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह ही सुबह पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोग मंदिर पर इकट्ठा होना शुरू कर दिए और फिर धनीराम सेठ तथा उसका नौकर भी वहां पर आया था, लेकिन मदन वहां पर नहीं था। गांव के लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। तभी गांव का मुखिया पंडित से पूछता है, पंडित जी, ये चोरी सुबह हुई या रात को? क्योंकि अगर मंदिर में चोरी हो सकती है तो गांव में चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसे भगवान से डर नहीं है, भला उसे इंसान से क्या डर होगा? मुखिया जी, चोरी रात को हुई थी। अब किसने चोरी किया इसे मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने घर चला गया था। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मदन खेत से वापस आ जाता है और मंदिर पर भीड़ देखकर घबरा सा जाता है और फिर पंडित जी से कहता है, पंडित जी, क्या हुआ? गांव के सभी लोग मंदिर पर इकट्ठा हैं। कोई बात हो गई क्या, जो लोग यहाँ पर? हाँ बेटा मदन, आज रात को मंदिर के सोने के जवाहराते और सारे पैसे चोरी हो गए। इतना सुनकर मदन हक्का बक्का रह गया और उधर धनीराम सेठ, जो कि असली चोर था, वो इसी समय का फायदा उठाकर बोल पड़ा, पंडित जी, आप हमें ये बताएं कि क्या कोई इस रास्ते से रोज आना जाना लगाए रखना है, जैसे कि आए और आपसे थोड़ी देर बात करें, फिर मंदिर का राज जाने। ऐसे कोई करता हो तो बताइए। पंडित जी कुछ बोलते इससे पहले गांव का एक आदमी बोल पड़ता है, हाँ, मैंने देखा है मदन। रोज इसी रास्ते से अपने खेत आता है और जाता भी है, और पंडित जी से थोड़ी देर रुककर बातें भी करता है। अगर गांव का कोई भी आदमी मंदिर से होकर जाता है तो वो सिर्फ मदन है। क्या पंडित जी जगदीश सही बोल रहा है कि मदन इधर से रोज आता जाता है
और आपसे बातें भी करता है। हाँ सेठ जी, ये बात बिल्कुल सही है। मदन रोज इधर से अपने खेत जाता है और मुझसे कभी कभी हाल चाल लेकर अपना काम करने चला जाता है। पर कल तक तो सब कुछ सही था, पर आज रात को ही जो कुछ भी हुआ वही हुआ बस। लेकिन मदन ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या पंडित जी, आजकल का जमाना इतना खराब है कि किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। कब किसकी नीयत खराब हो जाए कोई कह नहीं सकता। और जो भी चोरी किया रहेगा अपने मुंह से थोड़ी बोलेगा कि मैंने चोरी किया। सेठ की इतनी बात सुनकर मदन घबरा सा जाता है। ठीक इसी का फायदा उठाकर सेठ का नौकर रामू तुरंत बोल पड़ता है। हाँ गांव वालों, मैंने रात को जब खेत में जानवर भगाने जा रहा था तब देखा कि मदन मंदिर के इधर उधर भटक रहा था। अब इसका क्या इरादा था मैं नहीं बता सकता। अब मैं ये भी नहीं कर सकता कि मदन ने ही चोरी की है। जो मैंने देखा उसको मैंने बोला। ये क्या बोल रहे हो रामू? भला मैं क्यों रात को यहाँ पर भटकूंगा? मैं तो खुद खेत में काम करके थका रहता हूँ और घर जाकर आराम से खाना खाकर सो जाता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। चुप कर मदन, तू इतना अमीर नहीं है कि तेरी नीयत खराब नहीं हो सकती। तू गरीब है और तेरी नीयत कब खराब हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। गांव वालों सुन लो, अब तो मदन ने ही इस मंदिर में चोरी की है। जब चंपा को ये बात पता लगी तब चंपा तुरंत घर से भागी भागी मंदिर के पास आई और फिर गांव वालों से कहने लगी, सुनो सुनो सभी गांव वालों, मेरा पति चोर नहीं है। मेरा पति ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम सब भले गरीब हैं, पर हमारी नीयत साफ है। हम अपने थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं, हमें ज्यादा चीज नहीं चाहिए। मदन और चंपा ऐसे ही गांव वालों के सामने चिल्लाते रहे, लेकिन गांव वाले उसकी एक भी बात नहीं मानी और चोरी का इल्जाम मदन पर लगा दिया गया। सुनो मुखिया जी, अगर आज मदन को गांव से नहीं निकाला गया तो गांव में किसी के घर कोई भी चोरी होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इसलिए मेरा कहना मानो, मदन को गांव से निकाल दो। धनीराम सेठ के इतना कहते ही गांव वाले इस बात पर सहमत हो गए और फिर मुखिया को मदन से कहना पड़ा, सुनो मदन बेटा, मैं नहीं जानता कि चोरी तुमने की है या नहीं, पर गांव वाले जो बोलेंगे हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। इसलिए तुम दोनों को अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाकर रहना होगा। मुखिया की इतनी बात सुनकर मदन और चंपा मायूस होकर अपना घर छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते हुए एक जंगल में पहुँचे, जहाँ पर एक घर दिखा जिसमें कोई भी आदमी रहता नहीं था। उसे देखकर मदन उस जगह को अपना आश्रय बना लेता है और फिर दोनों उसी में रहने लगते हैं। सुनो जी, ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। इतनी सुनसान जगह देखकर मुझे डर लग रहा है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। चंपा, अब कर भी क्या सकते हैं? हम दोनों को गुजर बसर करने के लिए भगवान ने इतना भी दे दिया काफी है, इसलिए घबराओ नहीं। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। मदन की ऐसी बातें सुनते सुनते चंपा सो गई और फिर मदन ने खुद से एक वादा किया, जब तक मैं असली चोर का पता नहीं लगा लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और खुद को निर्दोष साबित करके रहूंगा। ये मैं खुद से वादा करता हूँ। इतना बोलकर मदन रात भर वैसे ही बैठा रहा और सुबह होते ही मदन चंपा से कहता है, सुनो चंपा, तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं जंगल से जाकर कुछ फल लेकर आता हूँ और फल देने के बाद मैं अपने खेत गांव घूम कर आऊंगा ताकि फसल की निगरानी हो सके। और हाँ, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? जब मैं बोलूंगा तभी खोलना। इतना बोलकर मदन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में जाकर मदन कुछ आम इकट्ठा करता है और उस आम को चंपा को लाकर दे देता है और फिर अपने खेत के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जा ही रहा होता है
कि एक साधु बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, जो साक्षात स्वयं नारायण के जैसे दिख रहे थे। मदन उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर उनके पास जाता है। बाबा प्रणाम। आप अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? आपको डर नहीं लगता किसी जंगली जानवर से? नहीं नहीं बेटा, हमें किसका डर। हम तो सिर्फ भगवान से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बोलो? बाबा, मेरा नाम मदन है। मैं इसी गांव का निवासी हूँ, लेकिन गांव वालों ने हमको गांव से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण गांव वाले तुमको निकाल दिए थे, बोलो? साधु बाबा की इतनी बात सुनकर मदन साधु बाबा को सारी बातें बता डालता है कि उसके साथ क्या क्या घटित हुआ था और किसने किसने उसके साथ क्या किया था। बाबा मदन की इस बात को सुनकर मायूस हो जाते हैं और फिर कहते हैं, बेटा तुम परेशान बिल्कुल भी न रहो। असली चोर बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, इसलिए तुम परेशान बिल्कुल भी न रहो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इसलिए अभी सोचने का वक्त नहीं है, अपने काम में ध्यान दो। पर बाबा, मैं तो भगवान के भरोसे ही बैठा हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं मंदिर वाले चोर को पकड़ सकूं? अगर कोई विधि हो तो हमें बताइए। मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा एक जुगाड़ है, पर उसके लिए तुम्हें बहुत मुसीबत उठाना पड़ेगा। मतलब उससे मिलने का रास्ता बहुत कठिन है। बाबा, आप एक बार बताइए तो सही। मैं हिमालय की छोटी से लेकर कन्याकुमारी तक जा सकता हूँ। आप हमें एक बार बताइए तो सही कि मैं उसे कहाँ और कैसे मिलूं। बेटा उसके लिए तुम्हें बोलता हुआ जंगल जाना पड़ेगा, जो सामने से एक रास्ता तुम्हें लेकर जाएगी। वहां पर पेड़ भी बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं, पर इंसान नहीं होते, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। वहां पर तुम्हें एक बोलती हुई बकरी मिलेगी, जो कि एक श्रापित बकरी है, जिसे श्राप मिला है कि वो कोई भी चोरी को पकड़ सकती है। इसलिए घबराओ नहीं, आराम से बोलता हुआ जंगल जाओ। साधु बाबा की इतनी बात सुनकर मदन तुरंत बोलता हुआ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते वो थक जाता है, लेकिन मन में सच जानने की जिज्ञासा उसे उत्साह दे रही थी और आगे बढ़ा रही थी। थकान को दूर रखता हुआ चला जा रहा था। मौसम भी अब बदल चुके थे, शाम ढलने ही वाली थी। तब तक वो बोलता हुआ जंगल पहुंच गया। जंगल देखने में तो बहुत डरावना था, लेकिन मदन अपनी हिम्मत बनाए रखा। उसने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल में इधर उधर उस श्रापित बकरी को ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी उसे बकरी नजर नहीं आई। आखिरकार थक हार कर मदन घर वापस लौटने लगा। जैसे ही वो लौटने वाला होता है कि तभी उसके सामने एक प्यारी सी बकरी दिखाई देती है। बकरी को देखकर मदन समझ जाता है कि ये वही श्रापित बकरी है जिसे साधु बाबा ने बताया था। लेकिन मदन बकरी को देखकर सोच में पड़ गया। बाबा से मैं बकरी का पता तो पूछ लिया, पर ये नहीं पूछा कि भला बकरी हमें बताएगी तो बताएगी कैसे। पर बाबा ने बोला था कि वहां पर सभी जानवर बोलते हैं। पता नहीं ये बोलती है या नहीं। मदन इतना सोचकर बकरी से बोला, सुनो बकरी, क्या तुम चोर का पता बता सकती हो? मतलब चोरी किसने की? अगर बता सकती हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मेरे गांव वालों ने मुझे गांव से बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया। हाँ, मैं वही श्रापित बकरी हूँ जो सच का पता जानती हूँ। मदन, तुम निर्दोष हो। तुमने कोई चोरी नहीं की। तुम्हें फंसाया गया है और ये सब एक साजिश के द्वारा हुआ। जब तुम धनीराम सेठ का पैसा नहीं दिया, तब धनीराम सेठ तुमसे बदला लेने के लिए अपने नौकर रामू से तुम्हारा पीछा करवाया। और फिर जब पता चला
कि मदन रोज मंदिर से होते हुए अपने खेत जाता है, तो ठीक उसी का फायदा उठाकर उसने अपने नौकर रामू के साथ मंदिर में चोरी कर तुम्हारा नाम लगा दिया। ये क्या बोल रही हो आप? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमको इतनी बातें सच में पता है। मेरे बीते हुए कल को भी तुम जानती हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगी? क्योंकि गांव वाले ऐसे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अगर तुम बोलोगी तो गांव वाले विश्वास जरूर कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे गांव चलूंगी और तुम्हें निर्दोष भी साबित कर दूंगी, क्योंकि मुझे श्राप मिला है झूठ और सच को जानने का। और जिस दिन मैं अपने मुकाम तक पहुंचूंगी, उस दिन मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। हो सकता है तुम्हारा ये काम मेरा उद्धारक हो, इसलिए तुम जाओ और कल सुबह आना। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बकरी के इतना बोलने पर मदन तुरंत अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो चंपा को सारी बातें बता डालता है और फिर चंपा मदन से कहती हैं, मुझे पता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ना एक दिन सच सामने आएगा और हम फिर से उस गांव में इज्जत के साथ रहेंगे। और भगवान ने हमारी सुन ली। हम भगवान के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो सो जाओ, सुबह उठकर उस बकरी के साथ हम गांव चलेंगे। अगले दिन सुबह उठकर मदन और उसकी पत्नी चंपा बकरी से मिलने चल दिए। बकरी से मिलकर दोनों लोग उसे अपने साथ अपने गांव लेकर गए। गांव में मदन और चंपा को देखकर लोग इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते मंदिर पर थोड़ी ही देर में काफी भीड़ हो गई। क्यों रे चोर, जब तुझको गांव से निकाल दिया गया है तो क्या करने यहाँ पर आया है? अभी किसी का घर लूटना है क्या तुम दोनों को? बोलो। जबान पर लगाम देकर बात करो। कौन चोर है कौन साहूकार, आज पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब पता चल जाएगा। जाओ मुखिया और धनीराम सेठ को बुलाकर लाओ। उसने हम सबको झूठा चोरी के इल्जाम में फंसाया है। चंपा की इतनी बात सुनकर गांव के दो आदमी धनीराम सेठ और मुखिया को बुलाने चल देते हैं। क्या हुआ तुम सबको? इतनी सुबह सुबह यहाँ पर मुझे बुलाकर लाए हो? ये क्या, मदन और उसकी पत्नी चंपा यहाँ क्या कर रही है? जब इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया है तो इनका इधर क्या काम है? काम? आज ऐसा काम है कि फिर तुमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम गांव के सेठ हो और तुम्हारे काम ऐसे हैं मानो किसी नीच के हो। तुम इतने घिनौने काम करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने ही मंदिर में चोरी की है। इतना सुनते ही धनीराम सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा सा गया और घबराते हुए बोला, क्या बोल रहे हो मदन? तुमको पता है मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। भला मैं मंदिरों में चोरी क्यों करूंगा? अगर मैंने चोरी की है तो इसका तुम्हें प्रमाण भी देना होगा। बोलो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही चोरी की है? हाँ सेठ, मेरे पास सबूत है। मैं साबित कर सकता हूँ कि तुमने ही चोरी की थी, क्योंकि जो मेरे पास बकरी है वो कोई आम बकरी नहीं बल्कि सच और झूठ का पता लगाने वाली बकरी है। चलो बकरी, अब तुम ही बताओ कि चोरी किसने की थी? सुनो सभी गांव वालों, चोरी धनीराम सेठ ने ही की थी और उनके साथ उनका नौकर रामू भी था। रात को चोरी कर सब मंदिर का सामान अपने घर ले गया और सुबह उठकर एक साजिश के दौरान मदन को झूठा चोरी के इल्जाम में फंसा दिए और गांव से बाहर निकलवा दिए। इस तरह बकरी को बोलते देख पूरे गांव वाले हक्का बक्का रह गए और धनीराम सेठ को समझ आ गया कि अब चतुराई से नहीं बल्कि दिमाग से काम करना होगा। हाँ, मुझे माफ कर दो गांव वालों। दरअसल ये आइडिया मेरे नौकर रामू का है। रामू ने ही इस नीचता भरे काम को किया है।
और रामू को मैं इसकी सजा देकर रहूंगा। मैं रामू को बोला था ऐसा मत कर, बाद में दिक्कत होगी। तब रामू ने कहा कि जो होगा मुझे मंजूर है और जो भी सजा मुझे मिलेगी मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। तो अब इसको क्या सजा देनी है मैं बता रहा हूं। हाँ मुखिया जी, सेठ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने ही सेठ जी को चोरी करने के लिए बोला था, लेकिन सेठ जी ने मुझे मना कर दिया था और मैं अपने रिस्क पर यह कदम उठाया है। इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, सेठ को नहीं। रामू की इतनी बात सुनकर मुखिया बोलता है, मैं इस गांव का मुखिया पूरे गांव की तरफ से और अपने तरफ से मदन से माफी मांगता हूं और इन्हें इज्जत पूर्वक इस गांव में रहने की पूर्ण इजाजत देता हूं। और जो इस मंदिर के असली चोर हैं, उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी। इसलिए आज से रामू ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे गांव चला जाएगा और मंदिर चोरी के सामान वापस किया जाना चाहिए। इस तरह मदन को न्याय मिलता है और मदन फिर से अपने असली वाले घर में आ जाता है। साथ में उसके साथ बकरी भी रहती है। वो सब आकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही बकरी मदन से कहती है, सुनो मदन, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक जादुई बीज दे रही हूँ जिसे तुम अपने खेत में बो देना और ये दूसरे ही दिन बड़ा हो जाएगा। फिर इसे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें देता रहेगा, पर ध्यान रहे दिन में केवल एक ही बार इससे मांगना। अगर इससे लालच दिखाई तो ये तुम्हें निगल जाएगा। इतना बोलकर बकरी मदन को एक बीज देकर चली जाती है और फिर मदन उस बीज को लेकर अपने खेत में बो देता है। फिर अपने घर वापस लौट आता है और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर मदन खेत जाता है और देखता है बीज एक बड़ा सा पेड़ बन गया है। फिर मदन उस पेड़ से कुछ अनाज मांगता है। पेड़ मदन को अनाज दे देता है। मदन उस अनाज को घर लाता है और फिर चंपा को सारी बातें बता डालता है। ऐसे करते करते मदन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उधर धनीराम सेठ मदन की इस तरह बढ़ोतरी देख जलने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? मदन देखते ही देखते 1 महीने के अंदर इतना बड़ा आदमी हो गया है कि उसके पास नए घर, जगह, जमीन सब कुछ हो गई है और मैं एक सेठ जो कंजूस और बेईमानी से इतना पैसा कमाकर उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूं। जरूर कुछ दाल में काला है। आज सुबह उसका पीछा करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह ही सेठ मदन का पीछा करने लगता है और फिर पीछा करते करते मदन के साथ उसके खेत पहुंच जाता है। खेत पहुंचते ही सेठ एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और उधर मदन पेड़ से कुछ अनाज और पैसे मांगता है। पेड़ उसे अनाज और पैसे दे देता है और फिर मदन वापस लौट आता है। मदन के वापस लौटते ही सेठ जादुई पेड़ से बोलता है, हे जादुई पेड़, मुझे खूब सारा सोना चांदी दो जिससे मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन सकूं। सेठ के इतना कहने के बाद पेड़ कुछ नहीं दिया। फिर से बार बार ऐसे मांगता रहा। तभी कुछ देर बाद पेड़ में से एक आवाज निकली, अरे वो मूर्ख सेठ, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे मांगेगा और मैं तुझको दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक पवित्र पेड़ हूं और मैं सिर्फ एक पवित्र आत्मा को ही कुछ दे सकता हूं। तुम एक बेईमान और कामचोर आदमी हो, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। अगर तू मुझे कुछ नहीं दे सकता तो मैं तुझे कटवा तो सकता ही हूं। अगर तुम मुझे नहीं देगा तो मदन को भी कुछ नहीं देगा। सेठ, तू अपनी सीमा पार कर चुका है। अब तुझे मरना ही होगा। तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए मैं एक जादुई पेड़ हूं और मुझसे केवल दिन में एक ही बार मांगा जा सकता है और तुमने मुझसे मांग मांग कर अपनी सीमा समाप्त कर दी है। इसलिए अब तुम्हारा मरना तय है।
इतना बोलकर जादुई पेड़ धनीराम सेठ को निगल जाता है और हमेशा के लिए जादुई पेड़ गायब हो जाता है। लेकिन मदन इतना पैसा रख लिया था कि अब उसे पैसे की कमी नहीं थी। वह गरीबों की मदद करता और सच का साथ देता।